मुसलमानों को अब तक टिकट देने से परहेज करने वाले बीजेपी के लिए निकाय चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को सार्थक करने का मौका है और बीजेपी अपने इस नारे को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। लीग से हटकर बीजेपी ने निकाय चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी का ये दाव कितना सफल हुआ, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। बीजेपी में निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें से 6 नगर पालिका परिषदों को और 32 नगर पंचायतों के अध्यक्ष उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने निगमों के 100 मुसलमानों को पार्षद का टिकट दिया है। बीजेपी ने 257 मुसलमान उम्मीदवार नगर पालिका, नगर पंचायत में उतारे हैं। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। दोनों चरणों में कुल 760 नगरीय निकायों में 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। बीजेपी ने निकाय चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग में नया प्रयोग करते हुए मुसलमान बाहुल्य इलाकों में मुसलमान उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने ज्यादातर मुसलमान प्रत्याशियों को आजमाने का प्रयोग मुस्लिम बाहुल्य पश्चिम यूपी की सीटों पर किया है। इन सीटों में मुख्य रूप से रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, संभल, बिजनौर, बदायूं, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए पसमानदा मुसलमानों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देकर ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके मुद्दों का मुसलमानों के एक तबके पर कितना असर पड़ रहा है। तो निकाय चुनावों में 395 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। नया सामाजिक समीकरण का फॉर्मूला बीजेपी को जीत दिला पाएगा या नहीं, ये आने वाले नतीजों के बाद ही पता चलेगा। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी का नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे में निकाय चुनाव में 395 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है और ये नया फॉर्मूला बीजेपी की ओर से तराशा गया है। बता दें कि 2017 के निकाय चुनावों में यूपी में मेयर की 16 सीटें थी। भाजपा इनमें 16 में से 14 नगर निगम में अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा के मेयर बने थे। इस बार शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है। इस वजह से 17 नगर निगम सीटों पर मेयर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी अब मुसलमान वोटर्सों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी ने आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर फोकस बढ़ाया है, क्योंकि निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ऐसे में पार्टी ने महिला मोर्चा को काफी पहले से काम के लिए जमीन पर उतार रखा है। अब बीजेपी का ये नया फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है, ये चुनावों के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा और इससे 2024 की तस्वीर भी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर की अगर बात करें तो नगर निगम में भाजपा ने 4 वार्ड में मुस्लिम पार्षदों को टिकट दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स पर है और अब मुस्लिम वोटर्स के जरिए बीजेपी ये परखना चाहती है, देखना चाहती है, साथ ही साथ 2024 की तस्वीर भी इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। तो लगातार भाजपा के लिए सबसे कड़ी चुनौती नगर पालिका और नगर पंचायत सीटों पर है। नगर पालिका चेयरमैन की 200 सीटों और नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 20% सीटें मुस्लिम बहुल हैं। पार्टी इन सीटों पर जीत का नया फॉर्मूला तलाश रही है और इसी के चलते मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी द्वारा की जा रही है। बीजेपी नहीं बल्कि हर पार्टी इस कोशिश में जुटी हुई है। तो सीधे सीधे बीजेपी की टक्कर अगर मानी जाए तो सपा से है। हालांकि सपा के बाद तीसरा मोर्चा सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर संभाल सकती हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती वो सपा पार्टी के लिए ही होगी। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति बना रही है, फॉर्मूले नए नए प्रयोग कर रही है। इसी के चलते पसमानदा मुसलमानों पर सबसे ज्यादा बीजेपी की नजर है। भाजपा का खास फोकस पसमानदा मुस्लिम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कवायद में भी लगी हुई है। तो निकाय चुनाव में 395 मुसलमानों को उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया गया है। नया सामाजिक समीकरण का फॉर्मूला बीजेपी आजमा कर देखेगी। पार्टी ने आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर फोकस अपना ज्यादा बढ़ाया है। तो इसी पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ केसी जैन जो कि बीजेपी से नेता है, साथ ही यश भारती बीएसपी से नेता है, और निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। तो जिस तरह से लगातार हर पार्टी मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की ओर से ज्यादा फोकस मुसलमान वोटर्स पर किया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से फोकस हर पार्टी का मुसलमान वोटर्स पर है निरंजन जी, लेकिन बीजेपी इस फॉर्मूले को लेकर अलग प्रयोग करना चाहती है। देखिए पूनम, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो क्या है, वो है कि सन 1980 के दशक की बात करूं या सन 1970 के दशक की बात करूं, जो कांग्रेस का हुआ करता था कि उस टाइम कांग्रेस को मुसलमान भी वोट देते थे, हिंदू भी वोट देते थे, अगड़े भी वोट देते थे, पिछड़े भी वोट देते थे। उस टाइम कांग्रेस जो है वो भारत के अंदर एक सर्व स्वीकार्य पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से उसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 1990 के बाद में, या यूं कहूं कि 1987-88 के बाद में भारत के अंदर एक तुष्टीकरण का दौर शुरू हुआ, और इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई, लेकिन बाद में एक तुष्टीकरण की एक प्रतिस्पर्धा सी बन गई कि मैं तुम्हारे से, हम तुम्हारे ज्यादा वैल्यूसर है, इस तरीके से जो है ना एक प्रतिस्पर्धा सी बन गई। और उसी का परिणाम हुआ कि देश के अंदर एक पोलराइजेशन की स्थिति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे करके एक नया नेतृत्व मुसलमानों के अंदर पैदा कर रही है, जो अपने आप को विशेष वर्ग नहीं बनाना चाहता, जो ये चाहता है कि जो हम सब मिलजुल करके रह सकते हैं। हम यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सभी का। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे करके अपने उसी एजेंडे के ऊपर चल पड़ी है। और उसी का ये एक वानगी है कि जिस तरीके से 2023 के जो नगर निकाय चुनाव हैं, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन नए नेतृत्व के, मुसलमानों के नए नेतृत्व के ऊपर दाव लगाया है, तो मेरे को ये लगता है केसी जी, जिस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी को सपा ने दी थी, तो क्या लगता है नगर निकाय चुनावों में भी भाजपा जो है बीजेपी को सपा कॉम्पिटिटर लगती है, प्रतिद्वंदी लग रही है इस बार? मुझसे पूछ रहे हैं आप? केसी जी आपसे। जी 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 देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के रूप में कोई पार्टी लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उसमें कोई दो नहीं। बीएसपी जिस प्रकार से पूर्व से साफ हो गई है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला उत्तर प्रदेश में। तो अगर देखा जाए तो अगर विपक्ष में कोई है तो समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी से जिस प्रकार से लोग टूट रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से छोड़ रहे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार टूटा हो। आप देखिए कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में भी है, और शिवपाल जी के साथ में जिस प्रकार से मतभेद पैदा हुआ, वो मनभेद तक जो पहुंचा वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। और देखिए पार्टी के कई सारे नेताओं ने जिनको टिकट मिला, उसके बाद भी वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और तमाम सारे नेताओं ने इधर 4-5 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इसके पहले चाहे बुक्कल नवाब रहे हो, चाहे सुशीला सरोज रही हो, चाहे तमाम सारे अन्य सांसद विधायक रहे हो, उन्होंने भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो बुक्कल नवाब जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या उनको एमएलसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जो पार्टी में लेकर के छोड़ दिया क्या? और इसी तरीके से अभी एक वीसी साहब को, एक यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले चुनाव से पहले किया। और इसके पहले भी आप देखिए, जब विधानसभा के चुनाव के बाद दानिश अहमद को मंत्री बनाया, जबकि वो तो एमएलए का चुनाव भी लड़े थे, एमएलसी भी नहीं थे। उनको मंत्री बनाने के बाद उनको एमएलसी बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान कहीं अछूता है, लेकिन हाँ, मुसलमानों की तुष्टीकरण का काम जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन कुछ वर्ग विशेष तक वो भी सीमित रही। जिस प्रकार से परिवारवाद समाजवादी पार्टी में परिवार में रहा, वैसे ही मुसलमानों के कुछ परिवार बन गए, केवल उनको ही लाभ मिला। बाकी जो मुस्लिम थे वो पंचर की दुकान खोलते रहे, वो रिक्शा चलाते रहे, वो ई रिक्शा चलाते रहे,
सब्जी के ठेले लगाते रहे, उनकी कोई तरक्की नहीं। जी यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरह से अब बीजेपी भी मुस्लिम पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है। नहीं पूनम जी, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। यश जी, सवाल आपसे है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। मैं तो सुन रहा था राजनीतिक विश्लेषक जी की भी बातें और भारतीय जनता पार्टी के साथी की भी बातें सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथी तो बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। आज ये वही है जो इनके मुख्यमंत्री और नेता 80-20 की बात कहते थे। 80 किसको बताते थे और 20 किसको बताते थे। पूरे चुनाव भर में 80-20 चिल्लाते रहे। जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नजदीक में या उपचुनाव के बीच में हमने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इनसे पूछा कि भाई, आपने पूछा मीडिया के साथी ने कि आखिर आप ये 80-20 का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आपके पास क्या कोई मुस्लिम समाज से कोई उम्मीदवार नहीं, जितनी बड़ी आबादी है उसको जनप्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते, हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी? तो इनका जवाब होता था, हमारे पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं। यानी जितनों को ये टिकट देते थे, ये मानते थे कि सारे के सारे जिताऊ हुए, कोई हारने वाला ही नहीं है इनके पास। तो ये इस तरीके से तो चुनाव लड़ते थे। अब मैंने देखा अभी केसी जैन साहब बात कर रहे थे कि बहुत प्रतिनिधित्व देते हैं और बहुत सारी चीजें थे। भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता का नाम दे दीजिए जो उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने की स्थिति में हो, कि जो निर्णय लेता हो उत्तर प्रदेश के अंदर कि हाँ ये इनकी कोर कमेटी है तो इसमें निर्णायक भूमिका में ये है। ले दे करके ढूंढ डांट करके एक मंत्री बना दिया तो उस मंत्री के पास भी किसी तरीके की ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल चुके हैं, मंचों से बोल चुके हैं। विरोध की बात कर रहे हैं तो हमने देखा गाजियाबाद के अंदर किस तरीके से विधायक, सांसद और इनके ऊपर आरोप लगे, तोड़फोड़ हो रही है इनके कार्यालयों में। भीतर घात इनके अंदर मचा हुआ है। इनके पास ना कोई नेता ना कार्यकर्ता है जिसको जनता के सामने ले जाए, क्योंकि जब बात विकास की आती है तो विकास कार्य को लेकर के इनके पास कोई काम है नहीं। इसीलिए ये लेकिन यश जी, पिछले अगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो सपा पार्टी एक भी मेयर पद जो है नहीं जीत पाई थी। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, पिछली बार की बात करें, समाजवादी पार्टी गरीबों की, किसानों की, ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी पे ज्यादा काम करती है। लगातार किसानों के मुद्दे पे, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों की बात करती है। इसकी बसाहट सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। शहरी क्षेत्रों में मैं नहीं कहता, ये मीडिया के साथी कहते हैं, मीडिया के साथियों की भाषा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा है। पहले धनियों की पार्टी कहलाती थी, फिर दूसरे वर्गों की पार्टी कहला ले। कुल मिला के जिनको अगड़े का टैग दिया गया उन्हीं की पार्टी है। ये पिछड़े शोषित। लेकिन ऐसी जिस तरह से बीजेपी लगातार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनावों को लेकर दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे में 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने ये कमान संभाली, तो क्या अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है बीजेपी से? क्यों वो संभालना नहीं चाहते हैं बागडोर? क्यों वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? लेकिन पूनम जी, पहले विषय को पूरा हो जाने दी जी। हमारी पार्टी, हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत है? जब जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग बना, अनुसूचित जाति आयोग बना, जनजाति आयोग बनाया हुआ, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई, तो जातियों की जनगणना करने में क्या आवश्यक दिक्कत है इनको? और उस आवश्यकता को क्यों नहीं समझते हैं ये? अभी जो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बात की अल्पसंख्यक करके उनको बदनाम करने का काम करते हैं। हमारे केसी जैन साहब बैठे, हमारा जैन समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक पे आता है, तो क्या अल्पसंख्यक के नाम पे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग आते हैं अल्पसंख्यक में, सबको बदनाम करने का काम किया जाता है? सबकी अपनी एक भूमिका है देश के अंदर, सबकी जातियों की एक भूमिका है, सब हुनरमंद जातियां हैं, सबको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है, हिस्सेदारी की जरूरत है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब जातीय जनगणना होगी। जातियों की जनगणना के हिसाब से उनको हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व देने का काम केवल और केवल समाजवादी पार्टी तक देती है। भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव है, ये स्पष्ट दिखता है, ये स्पष्ट दिखता है। और आप देखिए लगातार जिस तरीके काम हो रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, उस आरक्षण को अभी इन्होंने चुनाव में खत्म करने का काम किया पूरी तरीके से, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के बात रुक पाई। तो ये जब कोर्ट में कागज ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते, चलिए ठीक है। केसी जी, जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, क्या जातीय जनगणना को दुखती नस माना जाता है? देखिए पूनम जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी आरजी ने एक बात कही कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं और विकास डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया।
तो जब विकास डेवलपमेंट पे आप चुनाव लड़ते हैं तो जातीय मुद्दा कहाँ से आ जाता है? और एक बात पूछ, जातीय वर्तमान ओबीसी के हैं उन जाति क्या लाभ? अभी जो वर्तमान में जो जातियां हैं ओबीसी की 80 से जातियां 80 के आसपास जातियां हैं ओबीसी की, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर किसी जात को लाभ दिया केवल और केवल यादवों को दिया। उनका मतलब ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव है और जाति जनगणना की झूठी बातें कर रहे हैं। ये लोग केवल झूठ बांधने वाले लोग हैं। इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर खूब खेल खेला है और इनको लगता है, सुन लीजिए, अरे हर चीज सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, जवाब सुन लीजिए जी। एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके हमारे दर्शकों को फिर किसी की बात साफ सुनाई नहीं देगी। एक एक करके बात कर लीजिए, बोलती बंद करके काम नहीं कर सकते। सुन लीजिए यश भारती जी, सुन लीजिए। आपने तमाम सारे आरोप लगाए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। सुन लीजिए यश, गुमराह क्यों कर रहे हैं? सवाल का सीधा जवाब। गुमराह कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना। अभी आपने सुन लीजिए यश, सुन लीजिए। आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं। जातीय जनगणना देखिए पीछे हटते हैं, फिर आप बोलते जाते, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। गलत तरीका है, गलत बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार, और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप बोलने नहीं दे रहे। जातीय जनगणना पर जवाब दीजिए। यश जी सुन लीजिए। आधे घंटे की डिबेट है, कोई हम लोगों को 2-3 घंटे नहीं बोलना है। आधे घंटे में आपका पक्ष आ गया, मेरा पक्ष भी आने दीजिए। जो एक सिस्टम है उसको चलने दीजिए जी। देखिए, समाजवादी पार्टी अल्लाह बोल करके अपना काम निकालना चाहती है। मुद्दों को भटकाने का काम समाजवादी पार्टी कर विकास जो चुनाव हो रहा है, विकास और डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। इनकी पीड़ा जायज है, इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भी सीट इनकी निकलने वाली नहीं। ये हत्यारों और लुटेरों की पार्टी नहीं, और हत्यारों का कहना है कि जवाब दे दीजिए, पीड़ा खत्म हो जाएगी इनकी। इसलिए इनकी पीड़ा जायज है, इनका दर्द जायज है। मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जाति पे चुनाव मांगते हैं। अरे आपको याद हो, आपको हमारी बिरादरी क्या हम वोट दे? अरे आपको मुसलमान है, हमने मुसलमानों के लिए काम किया, हम वोट दे दीजिए। ये केवल जाति और धर्म के बजाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और उसके बाद केवल हल्ला बोलकर। जी चलिए ठीक है निरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पसमानदा समुदाय को लुभाने में बीजेपी लगातार लगी हुई है, अगर मन की बात की जाए तो उसका एक संस्करण उर्दू भाषा में भी प्रसारित किया गया था, और साथ ही साथ सम्मेलन भी पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी लगातार कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो लगातार विपक्ष पहले से भी कहता रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है मन की बात जो है, तो जो मन की बात है, संस्करण है और सम्मेलन है जो मुसलमानों के लिए, पसमानदा समुदाय के लिए किए जा रहे हैं, तो क्या ये एक फॉर्मूला बीजेपी की ओर से हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए पूनम, मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे अगर आप सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जिसको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, वो आज काफी पिछड़ा हुआ है, और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसके लिए कार्य कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के अंदर पहले महिलाओं को साध करके और उसके बाद में पसमानदा मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से अपना कार्य बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दिमाग के अंदर एक, समझ लीजिए कुछ ना कुछ उनको एक खटका सा महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे जिस तरीके से पूनम जी जातीय जनगणना की बात चल रही थी, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, और जो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं वो भी एक बात कह रहे थे, हो सकता है कि उनको मेरी बात अप्रिय भी लगे, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि 2008 से लेकर के 2011 तक तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार, जिसके अंदर प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी सहयोगात्मक रूप से थी, और तमाम जो जातीय जनगणना की बात कर रही है वो पार्टियां कोई प्रत्यक्ष रूप से और कोई परोक्ष रूप से उस सरकार के अंदर शामिल थे, और उस सरकार ने 2008 से लेकर के 2011 के बीच में जातीय जनगणना कराई, लेकिन पटल के ऊपर इस चीज को नहीं रखा। करोड़ों रुपए उसके अंदर, हजारों करोड़ रुपए उस जातीय जनगणना के ऊपर खर्च हुआ, लेकिन मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि इन पार्टियों ने उस चीज को सार्वजनिक करने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया, और अगर वो इतनी आवश्यक थी और समाज सुधार के लिए इतनी ही जरूरी थी, तो फिर सरकार ने उसको पटल पे क्यों नहीं रखा, सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। और ये जो चीज है, ये चीज अब 2020-21 के बाद में दोबारा से कैसे करके आ रही है? आपने कह दिया आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझा देता हूँ।
जी मुझे जी बिल्कुल समय मिलेगा आपको यश जी। मैं बोल लूं एक बार? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं, मैं बोल लूं, उसके बाद यश जी, आपको भी समय मिलेगा। एक दो सवाल जी। और है, वो भी बता दीजिएगा आप साथ में ना। तो ये बात, तो अब पूनम जी मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों के अंदर एक अपना रोड मैप तैयार किया है और जिस तरीके से इन्होंने समाज को संगठित किया है, यानी कि जातीय विभेद के अंदर इकट्ठा करके और एक सनातन के नाम पे कहूं या एक राष्ट्रवाद के नाम पे कहूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई उत्तेजना पैदा की है। तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष को जो है भारतीय जनता पार्टी की काट ढूंढने के लिए ये जो जातीय विभेद है इसको दोबारा से बढ़ा करके और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। तो मेरा तो केवल यही मानना है, अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई जातीय जनगणना, क्योंकि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। क्योंकि जब हम सन 1947-48 की बात करें तो भारत के अंदर 4100 कुछ जातियां हुआ करती थी। आज की तारीख के अंदर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि लगभग 7,500 जातियां हो गई, यानी कि जातियों में से जातियां निकल करके उप जातियां बन गई। अब इसका जो निर्णय कौन करेगा कि कौन सी जाति किसमें से निकली और उस जाति को क्या माना जाए, किसके साथ माना जाए, तो बहुत बड़ा विवाद है। ये विवाद का विषय है। केवल एक राजनीतिक तुरंत चलने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर अगर कल को विपक्ष की सरकार आएगी तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल का काम होगा। मेरा तो जी चलिए ठीक है। यशपाल, जिस तरह से कहा निरंजन जी ने कि ये मुद्दा सार्वजनिक रूप से भी उठ सकता था लेकिन नहीं उठाया गया। देखिए, दो बातें आई हैं सामने। एक, निरंजन जी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो जानने के इच्छुक है, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला। तो वो जानकारी। तो दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो जहर फैलाते हैं जो पिछड़ी जातियों में कि सबका हक अधिकार यादव खाते, उस पर भी इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात, 2011 में जातीय जनगणना हुई है तो उससे सवाल कहा कर, तो जनता ने आप समय दे दीजिए, मेरा समय दे दीजिए साहब जी, बोलिए। 2011 में जातीय जनगणना हुई है जिसकी बात तो निरंजन जी ने कहा, और उसके आंकड़े घोषित करने से जब 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अरुण जेटली जी आप समाज को बांटना चाहते हैं, आप वर्तमान में रहे, आप कुशवाहा, मौर्य, बिंद, कश्यप, कहार, इनके लिए आपने क्या काम किया?